हेलो हेलो, डन डन। चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक पहले हम समझा दें कि इस टॉपिक को किस तरीके से डील किया जाता है। और लगभग 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, उसमें लगभग मैं 55 मिनट पढ़ाऊँगा और 5 मिनट में पिछली चीज़ों को रिवाइज़ कराऊँगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है, पहले मैं जो 2 टॉपिक पढ़ाए थे उनके बारे में 2 मिनट के अंदर एक बार गो थ्रू कर दूं कि क्या क्या आपने पढ़ा था। फिर हम आपको समझा दें कि आप पढ़ चुके हैं किंगडम प्रोसेस, आप पढ़ चुके हैं किंगडम प्रोसेस, 2 किंगडम प्रोसेस आपका हो चुका है, 3 किंगडम प्रोसेस आपका हो चुका है, 2 किंगडम हो चुका है, 3 किंगडम प्रोसेस हो चुका है, 3 किंगडम हो चुका है, 4 किंगडम हम कर चुके हैं, 5 किंगडम हम कर चुके हैं, 6 किंगडम, इतना हम कर चुके हैं, इतना हम कर चुके हैं। और इसी के साथ में हमने कल 3 तरीके के अलग क्लासिफिकेशंस को देखा था। 3 तरीके के, या कहो 3 टाइप क्लासिफिकेशन हमने किए। इसमें हमने कहा था आपसे कि 3 हमें पढ़ने हैं। कौन कौन? एक हमारे पास कौन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन, एक फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। तो 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन है। कल हमारा फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन रह गया था, तो उस क्लासिफिकेशन को मैं कर देता हूँ पूरा। और इसके बाद आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो आप रखेंगे एल्गी सेक्शन। क्या रखेंगे? एल्गी सेक्शन मीन्स एल्गी तक हम पहुँचेंगे। आज हमारा जो मेन टारगेट है वो एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ाना है। आई होप सो कि मैं आज पूरा पढ़ा पाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं पूरा पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मैटर काफ़ी सारा है। तो जनरल कैरेक्टर किसके? ऑफ एल्गी, ऑफ एल्गी। आज हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। और एल्गी स्टार्ट करने से पहले मीन्स हमारे पास 3 टाइप ऑफ एल्गीज होती हैं। आपके पास फियोफाइसी, एक रुडोफाइसी, एक क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है वो क्लोरोफिल को इंडिकेट करती है, इसलिए वो ग्रीन एल्गी के लिए किया जाता है उसको यूज़। रोडोफाइसी रेड कलर शो करती है, इसलिए उसको रोडोफाइसी कहते हैं। और फ्यूफाइसी ये आपको ब्राउन एल्गी कही जाती है, वो ब्राउन कलर के साथ इंडिकेटेड होती है, जो सबसे गेंट, मैसिव और लार्ज टाइप ऑफ एक्वेटिक एल्गी कही गई है। तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड आपका एनसीईआरटी का छपा होगा, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होगा, डिटेलिंग बहुत अच्छी होगी। पहले मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूं जिसका नाम है फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। जैसा कि मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, बस ज़्यादा बोलता हूँ तो टॉपिक्स रिलेटेड, एक्स्ट्रा बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास टॉपिक है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन हैं? यहाँ 3 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन है? एक एंगलर, एक है एंगलर, एक है पेंटल। एक एंगलर है और एक पेंटल है, और एक आपके पास है हचकिंसन। कौन है? हचकिंसन। ये 3 हमारे पास साइंटिस्ट हैं। कौन कौन? एंगलर है, पेंटल है। क्या साफ दिख रहा होगा? मैं अपने डिस्प्ले पर देख रहा हूँ, बढ़िया साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगलर हैं, पेंटल हैं और हचकिंसन हैं, 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन को बताया, और इनके अकॉर्डिंग फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा जी? हम फोकस करेंगे अपनी बात पर। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें एक वर्ड को यूज़ किया जाए, फाइलोजेनी कैरेक्टर। तो फाइलोजेनिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया जाता हो। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स हम हिस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, बट एवोल्यूशन के साथ में कि कोई चीज़ कैसे 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 चली होगी। इसका मेन मतलब क्या होगा? इसका मेन मतलब होगा एंसेस्टर। क्या मतलब होगा? एंसेस्टर। और एंसेस्टर का मतलब होता है क्या?
कि आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, मीन्स एंशिएंट, मीन एंशिएंट। अब सर आपने प्लांट वाले सेक्टर में आपने एंसेस्टर और एंशिएंट वर्ड बोलकर हमारा दिमाग बिल्कुल गड़बड़ा दिया है, तो ठीक है मैं इसको एक जगह पर दोबारा ले आता हूँ। क्या है हमारे पास, देखिए इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि आप कहेंगे एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ कॉमन, कॉमन या एंसेस्टर कॉमन, ऐसे लिख सकते हैं आप, एंसेस्टर कॉमन, एंसेस्टर कॉमन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। प्लांट में एंसेस्टर कॉमन होता है, मीन्स इन्होंने कहा, 3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये बात, उन्होंने कहा कि जो एंसेस्टर है वो कॉमन होता है या कॉमन एंसेस्टर होता है प्लांट के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि सेम स्पीशीज़ के बारे में या सेम फैमिली के बारे में बात की गई है। सेम फैमिली, सेम फैमिली, सेम फैमिली, सेम फैमिली। फैमिली का मतलब यहाँ टेक्सॉन से है, फैमिली का मतलब यहाँ टेक्सॉन से है। कहते हैं कि अभी मीटर गर्म होने में टाइम लगेगा इंजन, तो मुझे भी 5 मिनट लगती है गर्म होने में, फिर मेरा हाथ भी फ्लो में चलता है, ज़बान भी फ्लो में चलती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर 3 साइंटिस्ट हैं, एक है एंगलर, एक पैंटेल और तीसरा हचइंसन। इनका मानना ये था कि फाइलोजेनिक कैरेक्टर मींस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हर किसी की एंसेस्टर कॉमन होता है और जिसका एंसेस्टर कॉमन होता है मींस एंशिएंट पार्ट। तो एंसेस्टर कॉमन मतलब किसी प्लांट का फैमिली उसकी सेम रही होगी, मतलब टेक्सॉन उसका सेम रहा होगा, ये कहा गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने मेनली फोकस्ड किया, इन्होंने मेनली फोकस्ड किया, फोकस्ड ऑन सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज़। इन्होंने सिमिलैरिटीज़ को मेनली पकड़ा है, इन्होंने सिमिलैरिटीज़ को मेनली पकड़ा है और इनके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को बताने के लिए 3 तरीके हमारे पास हैं। कितने तरीके हमारे पास हैं? 3 तरीके हमारे पास हैं। जैसे एक, या कह दो कि 3 पार्ट्स हैं इसके, एक है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कौन कौन आ जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। और एक आ जाएगा आपके पास साइटो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी 2, और तीसरा कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो और टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी। अब समझें, अगर मैं बात करूं किसकी, साइटोटेक्सोनॉमी की, बहुत आसान है, क्या, क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आप क्रोमोसोम के, यहाँ पर आप क्रोमोसोम का बिहेव, यहाँ पर आप क्रोमोसोम का बिहेव, यहाँ पर आप क्रोमोसोम का बिहेव और क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम की शेप के बारे में स्टडी करेंगे। और कीमो टेक्सोनॉमी में आप डीएनए के सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस, क्योंकि ये क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, केमिकल पार्ट है, कीमो मींस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये डीएनए सीक्वेंस को बताएगा। कुछ और भी बताएगा क्या? हाँ सर, और भी बताता है। क्या बताएगा? ये बताता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, मींस प्लांट का क्या केमिकल है या कोई प्लांट का कोई सेक्शन किस केमिकल से बना है उसके बारे में बताएगा। एक हमारे पास होगा एमॉर्फिक कंपाउंड, एमॉर्फिक कंपाउंड के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। जैसे एक मैं आपके सामने लिखूं, एमॉर्फिक कंपाउंड मींस कैल्शियम और कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक मेरी बात सही से समझ में आई होगी, बहुत आसान है। अब अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, तो इस पर इम्पॉर्टेंट लगा दें, इसकी बात अलग तरीके से की जाती है। जैसे इसमें 100 टाइप ऑफ कैरेक्टर, 100 टाइप ऑफ
कैरेक्टर इन प्लांट्स दिए गए हैं या कहो एक्सप्लेन किए गए हैं, और ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कुछ कोड लिए हैं या फिर कह दें कुछ नंबर का यूज़ किया है स्पेसिफिकली। और ईच कैरेक्टर जो है वो क्या है, इक्वली वेटेज दी गई है, इक्वली उसकी वेटेज दी गई है, मतलब सबको बराबर बराबर का स्थान दिया गया है। और इनकी स्टडी बाय कंप्यूटर होगी, मतलब जैसे आप अपनी लाइब्रेरी में कभी गए होंगे स्कूल की, या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी लाइब्रेरी होगी, या लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा ए अल्फ़ाबेट की बुक्स रखी होंगी तो वो एक जगह होंगी, बी नंबर की बुक्स होंगी वो तो बी अल्फ़ाबेट की तो अलग होंगी। तो उसी तरीके से जो हमारे पास टेक्सोनॉमी होता है, टेक्सोनॉमी मतलब कि आप नाम पर काम कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पर, फैमिली के साथ साथ में किस फैमिली का है, किस फैमिली का, टेक्सॉन मतलब फैमिली, टेक्सॉन मतलब फैमिली, किस फैमिली के प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीशीज़ के बारे में सिमिलैरिटीज़ को बहुत जांचा गया है। अगर आप ए नंबर की चीज़ों को पकड़ेंगे तो कम से कम ए वाली टेक्सॉन मीन्स फैमिली के बारे में समझ जाएंगे, नॉमी मीन्स उसके बारे में स्टडी करना। फिर बता देता हूँ साइटोटेक्सोनॉमी मीन्स क्या है कि क्रोमोसोम का बिहेव, नंबर और शेप के बारे में स्टडी करना। कीमोटेक्सोनॉमी में डीएनए का सीक्वेंस मतलब न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का कंपोजिशन बताना, एमॉर्फिक कंपाउंड बताना, एमॉर्फिक कंपाउंड मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आप कहेंगे मोस्ट या मोर एडवांस्ड टेक्सोनॉमी। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मेडिकल का बन जाता है। पूछे तो कई गए हैं, जैसे एज इट इज़ ये लाइन आ गई थी आपकी नीट में, और ये कोडिंग वाला सेक्शन पूछा गया है नीट में, और ये तो है ही आपका पूछा गया। तो जो आप एनसीईआरटी को अगर तरीके से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस लगते ही लगते हैं। आई होप आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आज मैं एल्गी समझाऊंगा, जनरल कैरेक्टर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें? जी सर स्टार्ट करें। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। कैसे, देखिएगा, इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एल्गी। क्या बता रहा हूँ? एल्गी। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? एल्गी। तो यहाँ एल्गी के आप जनरल, बहुत आराम से पढ़िए, जनरल कैरेक्टर के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला, एल्गी को ग्रीन ही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता ही करता है, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो जनरल कैरेक्टर में एल्गी की वो ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से, और ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से मींस उसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगी और इसी के साथ में ऑटोट्रॉफ होगी ही होगी। दूसरी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एल्गीज होती हैं उनकी कुछ और भी क्वालिटी हैं, तो हम कहेंगे हाँ, उनकी और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ या कहो कि जनरल कैरेक्टर्स होते हैं किसके, एल्गी के। क्या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थैलस होती है, थैलस स्ट्रक्चर। कैसी होती है? थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर उसे कहते हैं मीन्स जिसमें रूट, स्टेम और लीफ, इवन फ्लावर भी जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, ये सब एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी रूट, स्टेम और लीफ के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। फ्लावर मैंने एडिशनल में लिखा क्योंकि एल्गी में फ्लावर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और पढ़िए सर, इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता,
और जिनको पता हो कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो सेक बनता है जिसमें आप 5N प्रोसेस पढ़ते हैं या 5 सेल प्रोसेस पढ़ते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लगभग बीच में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 7 और 9 न्यूक्लियाई और सेल प्रोसेस है ना, और उसके बाद उसमें डबल फर्टिलाइजेशन मेथड बताया गया है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, ये क्रॉस लगा है मतलब नहीं होगा। जिसमें एम्ब्रॉय नहीं होगा उसमें सीड का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जाइगोट बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, सर जाइगोट का फॉर्मेशन तो होना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि दो चीज़ें नहीं हैं लेकिन एक चीज़ है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ें सर, आगे ये बढ़ें कि इसके और कैरेक्टर के बारे में आप जानिए। और कैरेक्टर क्या है इसके, देखिए आगे क्या बता रहा है, जो एल्गी में और देख लें। देखिए एल्गी जो है आपकी, अगर मैं कहूँ इसका हैबिटेट, तो आप कहेंगे एल्गी का अपना खुद का हैबिटेट है। कैसा, ये एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक। कैसी, मोस्टली। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एक एक शब्द उसका आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। एक्वेटिक मोस्टली, अब एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, ये मेराइन वाटर में भी हो सकती है, इवन ये टेरेस्ट्रियल प्लेस पर भी ग्रो कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी एक पॉइंट है क्या, कि जितनी भी एल्गीज होती हैं उनका ग्रोन ऑन, वो इन चीज़ों पर भी ग्रो कर सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं वुड पर कर सकती है, सॉइल पर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मॉइस्ट पर बिल्कुल कर सकती है, मॉइस्चर पर बिल्कुल कर सकती है। इसके अलावा एनसीईआरटी एक बड़ा अच्छा नाम लिखती है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, स्लॉथ बियर एक ऐसा एनिमल है, जो दुनिया में सबसे स्लो चलता है। स्लो मूवमेंट आप गूगल करेंगे स्लॉथ बियर की जगह भालू निकल कर आएगा, लेकिन भालू में नहीं होता है, ये होती है स्लॉथ बियर में। स्लॉथ बियर बहुत स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो, 1 मीटर चलने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। तो स्लॉथ बियर उसके ऊपर ग्रीन कलर का सरफेस बना लेती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर स्लॉथ बियर एनिमल पर जो एल्गी अपना हैबिटेट या ग्रो करती है उसका नाम क्या है, उसे बोलते हैं ट्राइकोफिलस। क्या है ट्राइकोफिलस, ये कॉन्टिन्यूसली कोकस शेप होती है इसकी कोकस शेप होती है कुछ इस तरीके से, ऐसी सी कुछ शेप है इसकी। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बुक पे तो आपको मेंशन नहीं कर रखा, दिखाएगा भी नहीं, बारीक बात है। क्या है, एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ट्राइकोफिलस पर क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी में आ गया। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एसोसिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएशंस, या कहो एसोसिएशन को हम बोलते हैं क्या, कि सिम्बायोटिक प्रोसेस को शो करती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एल्गी प्लस फर ऑफ स्लॉथ बियर के जो फर है ना, मतलब जो उसके पंख हैं, वहाँ से इसको पानी मिलता है। क्या मिलता है, पानी। तो यहाँ पर फूड है और एक जगह पानी, फूड प्लस वाटर, दो चीज़ें हो गई, और वो कौन बना देगा, ट्राइकोफिलस नाम की एल्गी वहाँ पर ग्रो कर जाएगी। इसके अलावा कौन है, आप पढ़ चुके हैं, लाइकेन। क्या है, लाइकेन भी एक एसोसिएशन है सिम्बायोटिक, किस का, एक एल्गी और एक फंगस या फंगी 95% और एल्गी केवल 5%, ये इसका कॉम्बिनेशन है। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो एल्गी होती है उसके जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से वो
प्रेजेंट इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करेगी, ऑटोट्रॉफ होगी। थैलस स्ट्रक्चर होती है, रूट स्टेम लीफ फ्लावर्स ये सब चीज़ें नहीं होती। एम्ब्रॉयो नहीं है तो सीड भी नहीं बनेगा लेकिन जाइगोट बनेगा। उसके बाद हैबिटेट में देखें तो एक्वेटिक होती है मोस्टली, फ्रेश में मिलेगी, मराइन दोनों पानी में मिलेगी, बट जो इसकी टेरेस्ट्रियल प्लेस हैं वहाँ पर भी मिल सकती है। ग्रो कर सकती है वुड पर, सॉइल पर, मॉइस्चर पर। स्लॉथ बियर मींस जो सबसे धीरे चलने वाला भालू जैसा दिखने वाला छोटा सा एक एनिमल होता है स्लॉथ बियर, जो बहुत स्लो चलता है, उसके जो फर होते हैं उस पर ग्रो करती है, क्योंकि फर से उसको मॉइस्चर मींस पानी मिलता है। किसको? एल्गी को। कौन सी? ट्राइकोफिलस। लाइकेन भी इस दोनों का एसोसिएशन है। लाइकेन भी क्या है इसका? एसोसिएशन। तो यहाँ से हमें जनरल कैरेक्टर किसके पता चल गए? एल्गी के पता चल गए। अब अगर आप कहें एल्गी को और तरीके से पढ़ना, केवल एक ही उसका जनरल कैरेक्टर नहीं है, और भी उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। देखिए क्या है सर? और देखें जो हमारे पास एल्गीज हैं, कैसी? मोस्ट, या कह दो कि फ्यू मेराइन एल्गी। फ्यू मेराइन एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं, फ्यू मेराइन एल्गी, जो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। फ्यू मेराइन एल्गी, क्या कह दें कि बस मेराइन एल्गीज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दो फीचर्स पर ये बेस्ड हैं, एक बॉडी स्ट्रक्चर, फीचर है, ये क्राइटेरिया हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया। याद रखिए आर.एच. विटेकर ने भी क्राइटेरिया दिया था, कुछ ऐसा सा ये हमारे पास क्राइटेरिया है। दूसरे में हमें कहा गया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो बॉडी स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पकड़ना है कि इस बात को कि नंबर ऑफ सेल कितनी है एल्गी में। तो एल्गी नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन पे जाती है। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 3 तरीके की। तो मैं पूछूंगा कौन कौन सी, तो आप कहेंगे 3 टाइप में। कैसी है? 3 टाइप में। कितनी टाइप में? 3 टाइप में। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा सर? फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा यूनिसेल्यूलर एक। अच्छा, इसके अलावा है सर कुछ? हाँ, इसके अलावा भी है। एक हमारे पास आ जाएगा कॉलोनियल आ जाएगी। उसके अलावा कुछ आ जाएगा सर? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा आपके पास फिलामेंटस। एक आ जाएगा हमारे पास फिलामेंटस। तो हमारे पास अलग अलग तरीके की एल्गीज हो सकती हैं, कॉलोनियल, यूनिसेल्यूलर और फिलामेंटस। अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात करूंगा तो इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल है। जैसे ए कौन है? क्लोरेला, और दूसरा कौन सा हमारे पास? एक हमारे पास क्लोरेला और एक हमारे पास क्या है? एक हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। याद रखिए क्लेमाइडोमोनास एक एक्सेप्शन केस भी शो करती है। क्लेमाइडोमोनास एक्सेप्शन केस भी शो करती है। कौन? एक्सेप्शन फॉर क्लेमाइडोमोनास। कैसा? इसके अंदर जो स्पोर होते हैं, वो मैक्सिमम फीचर्स रखते हैं। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो मैक्सिमम फीचर, दिख रहा है क्या? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम फीचर्स रखेंगे। तो मैं एक्चुअली में मैंने बस आपको इंडिकेट किया है मैंने, पर इसके बारे में बताया नहीं, क्योंकि बताऊंगा वहाँ जहाँ पर ज़ूस्पोर जैसी या ज़ूस्पोर या वो जो स्पोरेंजिया वाली बात है जब वो पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया क्लोरेला। अच्छा, यहाँ कुछ लिखना चाहेंगे? हाँ सर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वॉलवॉक्स, और कुछ आ जाएगा और लिख सकते हैं। देखिए एक्सेप्शन केस यहाँ नहीं लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, ठीक है। वॉलवॉक्स तो मेन है ही। इसमें आ जाएगा आपके पास यूलो और थ्रेक्स। क्या आ जाएगा? यूलोथ्रेक्स, और आ जाएगा स्पायरोगैरा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास मेनली हमारे पास क्या हो गया? मेनली हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स और स्पायरोगैरा, ये हमारे पास अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। मोस्टली पढ़ते समय लोग हमें कॉल करते हैं,
जैसे पता चल जाता हो कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास को देखिए यूनिसेल्युलर है तो और क्या है, एक्चुअली में ये ना प्रोटेस्टा में रखा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये प्रोटेस्टा में है और ये भी कहाँ है, प्रोटेस्टा। अभी तो ताज़ा बात आपके सामने की थी कि इनको प्रोटेस्टा में रखा गया है। किसने रखा था, हैकल नाम के साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया, फंगी और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी को रखा गया था। प्रोटेस्टा के अंदर मेनली यूनिसेलुलर को रखा गया था और प्रोटोजोन वाली कंडीशन रखी गई थी, हैकल नहीं रखा था, जिसको हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा था हमने, ठीक। अब ये प्रोटेस्टा में रखी गई है, ये भी प्रोटेस्टा में रखी गई है। दूसरी बात, ये कैसी होती है, ये होती है आपके पास नॉन मोटाइल। कैसी होती है, नॉन मोटाइल। ये कैसी होती है, नॉन मोटाइल, इंपॉर्टेंट बात लिखी है आपने। उसके बाद ये कैसी होती है, मोटाइल। ये कैसी होती है, मोटाइल। ये कैसी होती है, मोटाइल। यूलोथ्रिक्स, ये भी क्या है, मोटाइल। ये भी क्या है, मोटाइल। यूलोथ्रिक्स भी क्या, वॉलवॉक्स भी क्या है, सॉरी, मोटाइल। यूलोथ्रिक्स क्या है, ये भी होती है मोटाइल, ये भी है मोटाइल। लेकिन स्पायरेगेरा ये होती है नॉन मोटाइल। ये क्या होती है, नॉन मोटाइल। याद रखने का तरीका देखिए, जिस फ्रेम में लिखूँ उसी फ्रेम में याद रखिएगा। स्पायरेगेरा आखिरी में लिखी है और सबसे पहले क्लोरेला रखी है, तो पहली नॉन मोटाइल है और आखिरी नॉन मोटाइल है। इतना स्लॉट खुद याद रहेगा आपको। तो क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास में क्लोरेला हमारे पास नॉन मोटाइल है और प्रोटेस्टा में रखी गई है। क्लेमाइडोमोनास एक्सेप्शन है, किस चीज़ के लिए, स्पोर्स के लिए, क्योंकि उसमें आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और उगेमस ये तीनों कंडीशन एक साथ में रहती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है मोस्टली आइसोगेमस कंडीशन इज काउंटेड, मीन्स उसको ज़्यादा पार्टिसिपेशन डालते हैं। क्लेमाइडोमोनास प्रोटेस्टा और मोटाइल होती है। मोटाइल मतलब उसके स्पोर्ट्स मोटाइल हैं। वॉलवॉक्स में आ जाएगा आपके पास मोटाइल और यूलोथ्रिक्स के अंदर भी आपके पास मोटाइल और स्पायरेगेरा के अंदर भी अंदर नॉन मोटाइल। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिखी जा सकती है, यहाँ एक चीज़ और लिखी जा सकती है। क्या क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के बात आ सकती है कि फ्यू मेराइन एल्गी, फ्यू जो हमारी कुछ मेराइन, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये वर्ड दिखेगा आपको, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्यू मेराइन एल्गी कौन सी, मैं कहूँगा ब्राउन एल्गी, मैं कहूँगा ब्राउन एल्गी। कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जैसे ब्राउन एल्गी, तो ये क्या करती हैं, ये क्या है, ये जो एक्चुअल में फ्यू मेराइन एल्गी मीन्स ब्राउन एल्गी मीन्स फ्यू आपका हम फियोफाइसी, ठीक। वो ये जो एल्गीज हैं, एक तो ये मैसिव होंगी, इनकी बॉडी कैसी होगी, मैसिव बॉडी होती है इनकी। मैसिव बॉडी मतलब बड़ी हैवी होती है, मास ज़्यादा रहता है। दूसरा लार्ज होंगी, दूसरा लार्ज होंगी। तीसरा ये मैक्सिमम इन नंबर होंगी, मैक्सिमम इन नंबर, ये नंबर में ज़्यादा होंगी। तो दो क्वालिटी आपको याद रखनी है, एक मैसिव बॉडी और दूसरा लार्ज, और आप लिख सकते हैं गेंट। क्या लिख सकते हैं, गेंट। तो एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ मेराइन एल्गीज होती हैं जैसे कि ब्राउन एल्गी जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी नाम याद होते हैं बार बार बोलने से, नहीं तो याद नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो क्या है, मैसिव बॉडी होगा, लार्ज होगी, मैक्सिमम नंबर, और गेंट मीन्स बड़े आकार की शेप में, स्ट्रक्चर में हो सकती है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ तक समझे कि जो एल्गीज होती हैं, वो अलग अलग तरीके से सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। एक यूनी और फिर ये हमारे पास कॉलोनियल और ये फिलामेंटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो पानी को बहुत तेज़ी से पी जाती हैं। कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो पानी को बहुत तेज़ी से पी जाती हैं। वो एल्गी जो पानी को पी जाती हो उनको फाइकोकोलॉइड बोलते हैं, या कोलॉइडल भी कह सकते हैं। कोलॉइडल एक सॉल्यूशन होता है और एक हाइड्रोकोलॉइड भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, नोट डाल के हमारी बात चलेगी। ये टॉपिक है, नोट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या, एक हम बोल देंगे फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड। एक है फाइकोकोलॉइड और एक हाइड्रोकोलॉइड। फाइको और हाइड्रोकोलॉइड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन पावर मैक्स, मींस जो वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बाई एल्गी। जब कोई एल्गी ज़्यादा परसेंटेज में पानी पीनी पसंद करती हो या ज़्यादा पी सकती हो तो उसे हम फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं। हाइड्रो से तो नाम समझ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं।
इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी को ही फोकस करके एनसीईआरटी ने कुछ कुछ बताया है, कुछ कुछ नहीं बताया। तो जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर आपने एल्गी सुनी होगी, अगर एल्गी आपने सुनी होगी, एक होती है हमारे पास कैराजिन, एक होती है आर्जिन। तो हमारे पास 3 फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड होती हैं जो पानी को ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा परसेंटेज में अब्जॉर्ब कर सकती हैं। एक हमारे पास कौन है? एक हमारे पास है आर्जिन। आर्जिन क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी, सॉरी ये ब्राउन है, ठीक है। ये कैसी है? ब्राउन एल्गी है। कैसी है? ब्राउन एल्गी। ये कैसी एल्गी होती है जी? ब्राउन एल्गी। उसके बाद कुछ और भी है, हाँ, कैराजिन। तो कैराजिन, यहाँ पर आप डबल ई भी लगा सकते हैं। इस बुक एनसीईआरटी में डबल जी लिखा है, आई लगा देंगे तो ठीक है, लेकिन ये तो नाम है, इसमें हम डबल ई को आई प्रोनाउंस के लिए नहीं लगा सकते। तो कैराजिन ये कैसी है? रेड एल्गी है। कैसी है जी? रेड एल्गी है। कैसी है? रेड एल्गी। और क्या हो सकती है? अगर नाम से आपने सुना ही होगा, ये भी क्या है? रेड एल्गी है। ये भी क्या है? रेड एल्गी। अब मैं आपसे कहूँ सर रेड एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, तो आपको रेड एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी, तो रेड एल्गी में आप क्या लिख रहे हैं सर? हम रेड एल्गी में लिख रहे हैं अगर। क्या लिख रहे हैं? अगर और अगर, ठीक है। तो अगर जो है, इसको अगर हम यूज़ करें तो हम इसे आइसक्रीम, आइस और क्रीम, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, और जेली बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और माइक्रोब्स ग्रो ऑन स्लाइड इन लेबोरेटरी में हम ग्रो करवा सकते हैं माइक्रोब्स को। ये लेबोरेटरी में हम जो माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं वो अगर पे रख के करते हैं। 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में साफ इसको बताया गया है, जिसे हम इंक्लूजन्स बॉडी कहते हैं, या कह दो हम उसे इल्यूजन कहते हैं। मीन्स किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को, जो डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालना होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के अंदर। 2 बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो हाइड्रो है, अच्छा कुछ और भी तरीके की होती है? हाँ सर होती है। नोट, कुछ ऐसी हैं जो फूड बेस्ड हैं। कैसी? फूड बेस्ड, जिन्हें खाया जा सकता है। फूड बेस्ड मतलब जिन पे फूड मटेरियल ज़्यादा होता है। तो ये कैसी है? फ्यू मेराइन एल्गी। मेराइन एल्गी मोस्टली होती हैं, इसलिए हर जगह आपको मेराइन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। जैसा वहाँ था 3, ऐसे यहाँ भी 3 लिख दें। जैसे पोरफायरा एक एल्गी है। और आप लिख सकते हैं लेमिन एरिया, और एक सरगेसम। तो 3 एल्गी हमारे पास हो गई, ठीक है। अब ये एल्गी कैसी है? ये वाली एल्गी हमारे पास है कौन सी? ये हमारे पास सरगेसम, ये हो जाएगी हमारे पास ब्राउन एल्गी, ये हमारे पास हो जाएगी ब्राउन एल्गी, ये हमारे पास हो जाएगी ब्राउन एल्गी, और ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास? ब्राउन एल्गी। ये भी हो जाएगी ब्राउन एल्गी, और ये हो जाएगी रेड एल्गी, ठीक है। तो एल्गीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी है। ब्राउन मतलब फियोफाइसी, रेड मतलब रोडोफाइसी, ग्रीन मतलब क्लोरोफाइसी। ये आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होंगी, ये आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक आपने एक बात समझी कि हमारे पास केवल और केवल छोटे बहुत जनरल कैरेक्टर्स के अलावा भी एल्गी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सामने हैं। क्या हो सकते हैं? सामने हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। और क्या हो सकते हैं? सामने हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगेसम, ब्राउन रेड। यहाँ पर क्या है हमारे पास? अर्जिन, कैराजिन और अगर का यूज़ आपके सामने है। आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, और जेली में तो यूज़ किया ही जाता है, और माइक्रोब को ग्रो करने के लिए स्लाइड पर लेबोरेटरी में बायोटेक में यूज़ किया गया है, बायोटेक में यूज़ किया गया है। और नॉर्मली हम 12th में भी आपने देखा होगा
कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ है? हाँ सर, इसके अलावा भी है। क्या है? हम डाल सकते हैं रिप्रोडक्शन मेथड। क्या डाल सकते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या डाल सकते हैं? रिप्रोडक्शन। यहाँ से बातें थोड़ी अच्छे लेवल की आ गई। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। कहाँ? इन एल्गी। इन एल्गी। कोशिश करूँगा प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लेके चलने की, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि बच्चे के पास कंटेंट बहुत शानदार पहुँचे। अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तीसरी क्लास है। हालांकि मेरा चैनल तो 22 दिन में ही मोनेटाइज्ड हो गया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट एक बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आना चाहिए, ठीक। तो मैंने कहा हमारे पास है रिप्रोडक्शन मेथड। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीनों ही रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक दूसरा असेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, और एक हमारे पास होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन रिप्रोडक्शन मेथड हमारे सामने हैं। फर्स्ट को देखिएगा, फर्स्ट में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। उठा लीजिए इस बात को। फर्स्ट में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब मुझे एक बात बताएं, वेजिटेटिव में क्या होता है? बस एक छोटा सा पार्ट और वो खुद ग्रो हो जाएगा। ये हमने आर्टिफिशियल कैरेक्टर में भी देख लिया, या फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी देख लिया। तो ये आपको देखने को मिला है, ठीक। तो जो हमारे पास जो बेसिकली कैरेक्टर्स हो जाते हैं, तो उन कैरेक्टर में एक ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है वेजिटेटिव में? जैसे मैं कहूँ कि थैलस स्ट्रक्चर होती है। कैसी? थैलस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? थैलस स्ट्रक्चर होती है किसी भी एल्गी की, या कहो एल्गीज की मोस्टली। तो इस थैलस में से आप छोटा सा हिस्सा कट करें, एक छोटा सा हिस्सा कट होकर आया, और ये क्या करेगा? ये क्या है? एक फ्रेगमेंट है। ये क्या है? एक फ्रेगमेंट है। और अगर फ्रेगमेंट के थ्रू ग्रो कर रही है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड पर लाई करेगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे? बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट डज बाई द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो किसके थ्रू हो जाएगा जी? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है सर, ये तो एक बार में समझ में आ गया, आ भी जाना चाहिए था। दूसरी बात क्या है? दूसरा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास क्या है? असेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर मेरी एक आदत है, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बीच में गैप बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, और जब वो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, मेरी क्लास तो हाइब्रिड रहती है, ऑनलाइन भी चलती है ऑफलाइन भी चलती है, तो जब भी स्टूडेंट कोई क्लास ले रहा होता है अपने लैपटॉप से या फिर अपने पेन टैब से या फिर अपने फ़ोन से या टीवी की स्क्रीन पे भी देख सकता है, तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट के बीच में अगर हम गैप दे देंगे तो गैप देने के बाद उस स्टूडेंट को ब्रेन पॉज मार जाता है। वहाँ पर ब्रेन की आदत है पॉज मारने की, तो वो पॉज न मारे, इसलिए चीज़ लगभग एक फ्लो में चलती रहनी चाहिए। और 1 घंटा तो एक स्टूडेंट को लगातार क्लास देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम मिसयूज़ फ़ोन का इतना ज़्यादा करते हैं, तो यूज़ इससे ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तभी यूज़ और मिसयूज़ के बीच में आप डिफरेंस पैदा कर पाओगे, ये ज़रूरी है, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि समझाने से लोग अगर समझ जाते तो फिर तो समझदारों की ही दुकान चलती। मुझे ये रहता है कि दिख रहा है कि नहीं, तो मैं स्क्रीन पर देखता रहता हूँ हमेशा, ठीक है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आप देखेंगे मैं क्या लूँ इसमें एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं यूलोथ्रेक्स। यूलोथ्रेक्स कौन है? यूलोथ्रेक्स है आपके पास फिलामेंटस एल्गी, मैंने बताया था। और कैसी होती है यूलोथ्रेक्स? मोटाइल होती है। कैसी होती है? पिछली स्लाइड में बताया। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट जैसी बात तो चलेगी नहीं,
फर्टिलाइजेशन मेथड होगा नहीं, तो गेमेटोफिटिकल प्रोसेस रहेगा और स्पोरोफिटिकल कंडीशन के साथ हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी का टाइप है वो गेमेटोफिटिकल है। कैसा है? गेमेटोफिटिकल। बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में हम उगोनियम की तरफ जा पाते हैं। उगोनियम अलग चीज़ है और एंथ्रीडियम एक अलग चीज़ है। उगोनियम एक अलग चीज़ है, एंथ्रीडियम एक अलग चीज़ है। तो असेक्सुअल प्रोसेस का मतलब है कि आप बिना गैमेट का यूज़ किए और बिना जाइगोट का फॉर्मेशन किए, फर्टिलाइजेशन मेथड का बिना यूज़ किए आप अपने आप को ग्रोथ में डाल दें। तो यहाँ पर जो हमारे पास असेक्सुअल मेथड होगा, हम कह सकते हैं कि जो एल्गीज होती हैं मोस्टली ग्रीन होती हैं। कैसी होती हैं? ग्रीन। और उनका ग्रोथ जो है वो जूस्पोर से हो जाता है। किससे हो जाता है? जूस्पोर से। और जूस्पोर जो हैं असेक्सुअल मेथड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। किसके लिए? जूस्पोर जो हैं, जो कि मोटाइल होते हैं। जूस्पोर क्या होते हैं? मोटाइल। एल्गी में मोस्ट ऑफ जो असेक्सुअल है या असेक्सुअल में मोस्ट ऑफ जो टर्म है स्पोर्स की, उसे जूस्पोर कहा गया है। होने के लिए जूस्पोर के जैसा और भी स्पोर्स होते हैं। एनसीईआरटी में केवल और केवल जूस्पोर के बारे में ही बताया गया है। तो मेरा काम है आपको एनसीईआरटी के साथ मेडिकल लेवल की चीज़ों को बताते चलना, इसलिए मैंने इस बात में इतना बड़ा पॉज लिया। क्या? देखिए, जो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे जूस्पोर। क्या करेंगे? जूस्पोर। क्या काउंट करेंगे? जूस्पोर। नो ओवर राइटिंग। जूस्पोर क्या है? जूस्पोर। और जो जूस्पोर होता है उसमें फ्लैजेला होता है। इसमें क्या है? फ्लैजेला। इट हैज़ फ्लैजेला। इसके पास फ्लैजेला है और जिसके पास फ्लैजेला है वो मोटाइल है। मतलब जूस्पोर क्या है? मोटाइल है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला कहाँ है? यहाँ है फ्लैजेला, ऊपर की साइड में। तो ये मोटाइल हो गए। अच्छा, इसमें एक और भी बात समझनी है आपको। क्या समझनी है? कि मोस्ट कॉमन टाइप इन स्पोर ऑफ एल्गी इज जूस्पोर। तो जूस्पोर ही मोस्ट कॉमन टाइप है स्पोर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एल्गीज के अंदर। अब एक बात समझिए, मैं एक एग्जांपल लूँ। कौन सा? मैं एक एग्जांपल लूँ जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स, जो इसको समझा पा रही है। यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स मोटाइल होती है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्या होती है? मोटाइल होती है और फिलामेंटस होती है। कैसी? फिलामेंटस। हम पढ़कर आए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब एक बात समझिए, इसका खुद का जो डिफरेंस पैदा होता है ये अपने थ्रू जो जूस्पोर बना पाती है, वो बनाने के इसके खुद के तरीके हैं। कैसा? देखिए, कैसी होती है ये? ग्रीन होती है। क्या है ये? ग्रीन एल्गी है। कैसी है? ग्रीन एल्गी। कैसी है? ग्रीन एल्गी है। कैसी है? ग्रीन एल्गी है और फिलामेंटस है और फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, और कैसी है? फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेशन अब ये नहीं करा रहा हूँ, अब ये नहीं करा रहे। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, फिलामेंटस है, ग्रीन है और मोटाइल होती है। इतना तो हम समझ गए। तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसा देख लें आप। मान लीजिए इस तरीके से है फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको कुछ ऐसी इसकी सेल्स दिखाई देंगी। सेल्स दिखाई दी। इन सेल्स के अंदर आपको कुछ भरा हुआ दिखाई देगा। इन सेल्स के अंदर आपको कुछ भरा हुआ दिखाई देगा। टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि पेन हमने गलत चूज़ किया हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक, दो, तीन, चार। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? इस तरीके से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो बन गया। अब होगा क्या? इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें डिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन कर लीजिए। एक, ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? ऐसे करके इसमें डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डिवीजन। अब ये डिवीजन किसका हुआ है? ये डिवीजन हुआ है साइटोप्लाज्म के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म का। गौर रखने वाली बात है, बहुत तरीके से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या? जो यूलोथ्रिक्स है, क्या है? यूलोथ्रिक्स, इसके प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म, इसके प्रोटोप्लाज्म में डिवीज़न होता है। क्या होता है? डिवीज़न। और 4 पार्ट्स में कह दो या पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में ये डिवीज़न कर लेता है, 2 पार्ट्स में डिवीज़न करा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवीज़न कर लिया। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहा है? डिवीज़न कर रहा है। क्या कर रहा है सर? डिवीज़न। तो इसने डिवीज़न किया, डिवीज़न करके 4 में आ गया। किस में आ गया? कितनों में? 4 में आ गया। तो ये 4 में आया, येलो ले लेंगे, ये कितने में आ गया? 4 में। तो 1 2 3 और 4 में आ गया। अब जो ये 4 में आया है, इसने अपने अंदर से इस तरीके से क्या निकाले? फ्लैजेलास निकाल दिए। क्या निकाल दिए? फ्लैजेला नाम की स्ट्रक्चर निकाल दी। और फ्लैजेला नाम की स्ट्रक्चर निकालने की वजह से इसके नाम बदल जाते हैं। तो क्या कहते हैं? ये जो 4 हमारे पास पार्ट्स आए हैं, तो ईच फॉर्मेशन फॉर फ्लैजेला, हर किसी की अपनी फ्लैजेला बन जाती है। तो अब आप इसके बाहर लेकर आएँ तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, 1 2 3 और 4, और ये इस तरीके की सेल में रहेंगे। इसको मैंने क्या कहा है? इसी को कहा गया है ज़ूस्पोर। इसको क्या कहा गया है? ज़ूस्पोर। और जो इसकी कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेन जिया या जियम। जिया क्या? जियम। जिया या जियम, आप दोनों कह सकते हैं। इसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोरेंजियम या ज़ूस्पोरेंजिया, और इसके अंदर है ज़ूस्पोर। और ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल। क्या होते हैं? मोटाइल। और मोटाइल क्यों है? आपको पता ही है कि क्यों मोटाइल है। एक बात ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या? कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू एल्गी। और एल्गी कैसी होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती है? हैप्लॉइड। मोस्टली कैसी होती है? हैप्लॉइड मीन्स गेमेटोफिटिकल। कैसी? गेमेटोफिटिकल। हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिकल साइकिल ईजी है, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसी को समझाया जाता है, लेकिन छोटे स्तर पर ये थोड़ा अच्छे स्तर पर बात को समझाया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ज़ूस्पोर क्या बला है, ठीक है, किसमें? सेक्सुअल मेथड में। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल मेथड। मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे और भी क्लास लेनी है। क्या है सेक्सुअल मेथड? क्या है सेक्सुअल मेथड? क्या है जी? थोड़ा सा बताकर मैं इसको ख़त्म करूंगा लेकिन लगेगी मुझे 10-15 मिनट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में अगर आप देखें तो पहली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप मतलब आपको समझना चाहिए, अच्छे तरीके से बात सेट करनी चाहिए ब्रेन में। जो सेक्स मेल ऑर्गन, ठीक है, क्या लिख दिया सर ने? मेल सेक्स ऑर्गन, क्या फ़र्क पड़ता है? सेक्स मेल ऑर्गन, क्या दिक्कत है? मेल सेक्स ऑर्गन, दिक्कत क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रीडियम, आप कुछ भी कह दें, दोनों में से मतलब एक कोई कह दे, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम। और यही आगे जाके फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का? यही आगे जाके फॉर्मेशन करेंगे मेल गैमेट्स का। मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा या इसके बाद आ जाएगा आपके पास सेक्स फीमेल ऑर्गन। और ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं उगोनियम, उगोनिया या उगोनियम, ये आपका टर्म है। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम होते हैं, और हर कोई अपने अपने गैमेट को या सेक्स ऑर्गन के थ्रू गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बनाएगा मेल के साथ फीमेल गैमेट, ये बनाता है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, ये बनाते हैं फीमेल गैमेट
फॉर्मेशन। तो ये फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। नोट डालकर यहाँ एक बात लिखी जाएगी कि यहाँ पर जो सेक्शन आपने देखे हैं वो यूनिसेल्यूलर होंगे। क्या होंगे? जो गैमेट्स हैं वो क्या हैं? यूनिसेल्यूलर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, एक कवरिंग होती है, जैकेट पहनते ना। तो जैसे मान लीजिए ये गैमेट हो गया और इस गैमेट के चारों तरफ में यहाँ पर जैकेट होती है, पर ये जैकेट एब्सेंट होती है यहाँ पर, ये जैकेट यहाँ पर एब्सेंट होगी, तो इसे बोलेंगे जैकेटलेस। ये कैसे होंगे? जैकेटलेस। ये कैसे होंगे? जैकेटलेस। लेकिन पूरी बायोलॉजी आपकी एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो एक्सेप्शन भी लिख दें। जैसे एक्सेप्शन में कारा क्या आ जाएगा? कारा एल्गी। ये कैसी एल्गी होती है? आपकी ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी को क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी। क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी। इसके अंदर आप देखेंगे स्पोर्स हमेशा, इसके अंदर आप देखेंगे स्पोर्स हमेशा मल्टी सेल्यूलर होंगे, मतलब मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में रहेंगे। और दूसरा, ये जैकेट फुल है। ये क्या है? जैकेट फुल, मतलब इनके स्पोर्स के बाहर की साइड में हमेशा एक कोटिंग रहेगी, वो जैकेट की रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी आपने। एंथ्रीडिया मेल गैमेट बनाने के लिए, ओगोनियम फीमेल गैमेट बनाने के लिए। ये ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के। अब जितने भी आपके पास मोस्टली, आप क्या बोलेंगे? मोस्टली, यहाँ पर मोस्टली वर्ड जरूर लिखेंगे आप। मोस्टली इन एल्गी यही कंडीशन है, यूनिसेलुलर गैमेट्स और जैकेटलेस होते हैं। लेकिन कारा जो है एक एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक्सेप्शन केस है। और इस एक्सेप्शन में ग्रीन एल्गी क्या है? कारा, और वो स्पोर्स उसमें ये खुद होती है मल्टी सेल्यूलर, और जैकेट फुल मीन्स बाहर की साइड में इसके स्पोर के एक जैकेट होती है। यहाँ से हम इसको टॉपिक को 3 नाम देकर आज लेफ्ट ओवर कर देंगे। बड़ा है चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट लेके पढ़ें आप इसको, ठीक। यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी एल्गीज होती हैं, नोट डाल के बात आ जाएगी कि मोस्टली एल्गीज, इनके पास एक फीचर है। मोस्टली एल्गी के पास फीचर होता है क्या? 3 प्रोसेस फ्यूजन के। मोस्ट एल्गी शोज फ्यूजन। तो इनका फ्यूजन 3 तरीके का हो सकता है। एक ज़्यादा मोटा हो गया क्या? ठीक है। एक क्या है? देखिए, एक हमारे पास क्या है? इसे बोलते हैं आइसोगेमस। क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। और एक हमारे पास होता है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस। एक हमारे पास होता है ऊगेमस। तो 3 हमारे पास है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कल इसके एग्जाम्पल भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है? अगली क्लास में देख लेंगे एक बार। अगर आइसोगेमस है मतलब हो गए फ्यूजन बिटवीन सेम गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली। यहाँ पर जब भी फ्यूजन होगा, फ्यूजन बिटवीन सेम गैमेट, लेकिन वो कैसे हो? मॉर्फोलॉजिकली सेम हो। कैसे? मॉर्फोलॉजिकली सेम होने चाहिए। इसमें एग्जांपल आएंगे आपके फ्रेगमेंटेड और नॉन फ्रेगमेंटेड गैमेट्स के फॉर्म में। तो एक आपके पास आ जाएगा यूलोथ्रिक्स और एक स्पाइरोगैरा। यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट, है ना, डिफरेंट गैमेट। अभी डिफरेंट किस फॉर्म में कहा गया है? यहाँ डिफरेंट कहा गया है 2 फ्रेम में, एक फिजियोलॉजिकल और एक मॉर्फो। फिजियो का मतलब होता है एक्टिव क्या बोला मैंने? एक्टिव या नॉन एक्टिव।
नॉन एक्टिव। एक्चुअल में यहाँ मेल गैमेट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फीमेल कम। इसमें भी एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें भी एग्जाम्पल है। एक हमारे पास ये हो गया, तो थर्ड वन क्या है? थर्ड है उगेमस। उगेमस को क्या बोलेंगे कि फ्यूजन बिटवीन गैमेट, लेकिन गैमेट्स की क्वालिटी है मेल शॉर्ट होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए, और इसमें फीमेल गैमेट ये गैमेट की बात हो रही है ना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स बता रहे हैं आपको। फीमेल कैसी होगी? लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, नॉन मोटाइल। लेकिन खरबूजों को देखकर खरबूजा ही रंग बदल लेता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है, और वो है कारा। चलिए इसके एग्जाम्पल हम कल आपको बता देंगे, और इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप कारा लिख सकते हैं, आप फ्यूकस लिख सकते हैं, आप वॉलवॉक्स लिख सकते हैं, आप रेड एल्गी लिख सकते हैं, ये सब है। अब इसमें एक्सेप्शन जो आ गया कारा, एक और ले सकते हैं रेड एल्गी। तो यहाँ पर एक ऐसी एल्गी होती है जिसके मेल में, जो मेल है उसमें आप देखेंगे मेल में क्या है, शॉर्ट और मोटाइल, वो मेल नॉन मोटाइल हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूँ, चलिए इसका एग्जांपल है मेल, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? मेराइन एल्गी कौन? रेड एल्गी। इसमें मेल गैमेट, मेल जो गैमेट होगा वो क्या होगा? नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल। कैसा हो जाएगा? नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया? फिर एक बार रिपीट कर दूं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया, ओगोनियम, ओगोनिया, उससे बनेगा मेल, एंथ्रीडियम से बनेगा मेल गैमेट, और इससे फीमेल गैमेट्स। अगर ये कैसे होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर गैमेट्स होते हैं, जैकेटलेस, मींस बाहर की तरफ ज़ूस्पोर में किसी भी तरीके की कोई जैकेट नहीं होती, और एक्सेप्शन केस में कारा एल्गी, ग्रीन एल्गी है, और मल्टी सेलुलर है, और जैकेट फुल होती है, मतलब इसमें जैकेट होती है इसके स्पोर्ट्स में। जितनी भी एल्गीज हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, और कैटेगरी के आधार पर, मतलब फ्यूजन के आधार पर। एक हमारे पास होती है आइसोगेमस, एक हमारे पास होगी आइसोगेमस मतलब फ्यूजन होगा सेम गैमेट्स में, मॉर्फोलॉजिकल जो सेम होने चाहिए। एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट में, डिफरेंट किस बेस पे कहा आपने? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है एक्टिव, मतलब यहाँ मेल ज़्यादा एक्टिव होता है और फीमेल कम एक्टिव होती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ओगेमस में, तो यहाँ पर फ्यूजन तो होगा लेकिन अलग तरीके से। मेल कैसा हो? छोटा और मोटाइल, फीमेल कैसी हो? लार्ज और नॉन मोटाइल। एक्सेप्शन में आपके पास रेड एल्गी जो मेराइन होती है, कंप्लीटली मेराइन होती है, और उसका मेल गैमेट कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। क्लियर है? बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब के सब चीज़ें केवल और केवल एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में ही थी। इसके बारे में मुझे मुश्किल से अभी 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट, और ये जनरल कैरेक्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एल्गीज़ की कैटेगरी पढ़ाऊँगा, एल्गीज़ की कैटेगरी। तो एल्गीज़ की कैटेगरी में क्या है? रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ें, और एनसीईआरटी रीड करें, और जितना हो सके कई बार पढ़ें, कई बार लिखें, कई बार पढ़ें, कई बार लिखें। उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं, फिर देखिए आपके क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और शुरू की क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारा टारगेट था, पूरा कर लिया हमने, ये भी हमने पूरा कर लिया, ये भी हमने पूरा कर लिया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। थैंक यू क्लास। आप लोग बहुत पढ़ें मीन्स नोट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ें, उसके बाद आपका काम होगा आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगानी, ठीक। थैंक यू क्लास।